हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे एटम के साइज के ऊपर। डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं एटम के साइज के ऊपर, ठीक है। मुझे नहीं पता कि और लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं या कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं अपने तरीके से एटम के साइज को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 मिनट भी हैं तो अपनी स्टडी के लिए खर्च कर लीजिए, ठीक है। 10 मिनट में आपकी बहुत बड़ी जागीर तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। अगर आप सोचते हैं इनके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं हैं और वीडियो पे व्यूज नहीं है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर नहीं हूं। अभी चैनल नया स्टार्ट किया है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ हुआ होगा, तो इतनी जल्दी किसी के चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं फाट पड़ेंगे एकदम से, और ना ही उनकी वीडियो पे व्यूज आने लगेंगे, ठीक है। तो इनको देखकर आप अपने दिमाग में कोई गलत सलत चीज़ मत बिठा लेना कि मुझे कुछ केमिस्ट्री में आता नहीं है, यह मैं आपको अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ऐसी चीज़ें दिमाग में मत बिठा लेना। आप वीडियो देखें या ना देखें उससे मुझे कोई मतलब नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास से कुछ नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टाइम पूरा हो जाएगा, चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा, चैनल बंद कर दूँगा, मैं दूसरा खोल लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान आपका होगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 मिनट हैं तो 10 मिनट खर्च कर लीजिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे एटम के साइज को समझाने में, ठीक है। इतने में आपकी बहुत बड़ी जागीर नहीं चली जाएगी, ठीक है। मैं अपने ऊपर पूरा भरोसा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैंने अदर सब्जेक्ट पे बहुत कम टाइम खर्च किया है, केमिस्ट्री पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस डाला है। मैंने केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। और अभी मैं हायर क्लासेस में हूँ और मैं बता सकता हूँ आपको केमिस्ट्री में क्या आपके लिए ज़रूरी है, इसके बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। इस केमिस्ट्री का बेस क्या है, केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपके केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट करें कि केमिस्ट्री आपको क्यों समझ में नहीं आती है, मैं उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, दूंगा। तो हम लोग आज बात करेंगे इस लेक्चर में एटम के साइज के ऊपर। आपको इन फ्यूचर, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आपको इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी साइज को लेकर। देखो, साइज डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, एक तो उसके सेल नंबर पर, ठीक है। एटम का साइज जो है वो डिपेंड करता है उसके सेल नंबर पर, और किस पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है उसके प्रोटॉनों की संख्या। अगर प्रोटॉनों की संख्या उसमें बढ़ रही है एटम में, जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो साइज घटेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर सेल नंबर बढ़ रहा है, डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो साइज बढ़ता जाएगा। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि साइज जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है और किस तरीके से डिक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल की कुछ टेक्निक है वो मैं यूज़ करूंगा, जिससे आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं साइज को, ठीक है। अगर देखो, केमिस्ट्री का बेस क्या है, केमिस्ट्री का बेस है पीरियोडिक टेबल। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से इसकी स्टडी कर ली, छोटी सी छोटी चीज़ों को आप जानते हैं, तो आपको केमिस्ट्री में कोई भी नहीं हरा सकता। तो समझ लो केमिस्ट्री में आपने अपना पंजा जमा दिया है, ठीक है। चलो खैर छोड़ो इन सब बातों पे, हम लोग बात करते हैं एटम के साइज के ऊपर, ठीक है। देखो, आपको ये छोटी सी चीज़ पता होगी कि यहाँ से 1 से लेकर और 18 तक क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 7 तक ये क्या होते हैं, पीरियड। इनको हम लोग बोलते हैं सेल। एटम की जो सेल होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं, वही सेल होती हैं ये, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से जानते होंगे और इसको भी जानते होंगे, ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, और ये यहाँ पे D ब्लॉक होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये D ब्लॉक होता है और यहाँ पे F ब्लॉक होता है। उसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, उसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है। अगर आप 11th, 12th, 9th, 10th इन क्लासेस में हैं, ग्रेजुएशन में भी हैं, तब भी आपको F ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही
इन एटम की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको नोट नहीं करा। आपके सिर्फ महत्व की ये चीज़ें हैं इतनी, ठीक है। इनको समझ गए तो आपको कभी भी कोई दिक्कत केमिस्ट्री में नहीं आ सकती। मैं लिख के दे दूँगा स्टाम्प पेपर पे, ठीक है, इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। आओ हम लोग समझते हैं एटम के साइज को, ठीक है। देखो सेल नंबर, अगर मैं आपसे कहूँ, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाइड्रोजन, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ चीज़ों को, ठीक है। मैं एक ही एग्जांपल को दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ, उसको आप ज़्यादा हार्डली मत लेना दिल पे। अब देखो 2 नंबर पे लिथियम, 3 नंबर पे सोडियम, 4 नंबर पे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। ये एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए मैं सबसे सरल एग्जाम्पल लेता हूँ, जो भी सबसे ज़्यादा जो सरल एग्जाम्पल होता है उसी को मैं सबसे पहले उठाता हूँ, और आज तक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसी एग्जाम्पल को यूज़ करा है, इसी एग्जाम्पल को यूज़ करके चीज़ों को समझाया है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इन 4 एटम्स में से किस एटम का साइज बड़ा होगा, तो मैंने अभी क्या कहा था, सेल नंबर अगर बढ़ रही है तो साइज बढ़ता चला जाएगा। अगर उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका साइज थोड़ा सा भी घटेगा भी, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितनी सेल है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करके देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा 1s1, ठीक है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया हाइड्रोजन। सोडियम की, लिथियम की बात करें, लिथियम के पास कितने सेल होंगे, 2 सेल होंगे, 1 2, सॉरी ऐसे देख लो, 1s2 2s1, तो इसके पास 2 सेल हो गए, एक 1 एक 2। अब इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और अंदर वाली सेल में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 बाहर वाली सेल में, तो 2 सेल हो गए इसके पास। ऐसे हम लोग बात करें सोडियम की, तो सोडियम के पास 3 सेल होंगी, 1 2 और 3 सेल हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 और 2p1, सॉरी यहाँ पे 11 है, सही है, 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसके पास कितनी सेल हो गई, 1 और 2 और 3। सेल कौन सी होती हैं, 2 और 2 सेम है तो पूरी सेल काउंट होगी ये वाली। एस और पी ब्लॉक से मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड सेल, 3 सेल बनेगी तो 3 बन गई। पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। दूसरी वाली सेल में कितने हैं, 8, 2 और 6 8। फिर तीसरी वाली में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सोडियम की बात कर लो तो यहाँ पे सोडियम के पास 4 सेल हो जाएंगी, 4 सेल हो जाएंगी सोडियम के पास, ठीक है। सॉरी पोटेशियम के पास अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है। अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितने हो गए, 12 18, ठीक है भाई। 2 2 4 और 6 10 12 और इसमें 18। अब यहाँ पे आएगा 4s1, ठीक है। अब यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें कितनी सेल बन गई, 1 2 3 4 सेल बन गई। पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाहर वाली में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं सेल नंबर बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आने पर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे की ओर आने पर साइज बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉनों की संख्या, अगर यहाँ पे स्कैंडियम की बात करें हम लोग, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक,
अब इनमें तो ऐसा फंडा नहीं है, इनको हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, तो इनमें तो ऐसा फंडा नहीं है कि इनकी सेल नंबर, क्योंकि इसमें फोर सेल है, तो इसमें सभी एटम जो हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या हैं 4 सेल में प्रेजेंट है। अब लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि इसमें साइज बड़ा छोटा नहीं है, इसमें भी साइज बड़ा छोटा होता है। उसको हम लोग कैसे देखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे प्रोटोनों की संख्या। देखो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या कैसे बढ़ेगी, अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पे 21 है, ठीक है, 21 है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 21 है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कम होगी, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, इसका साइज जो है वो इसके हिसाब से जितना होगा उतना होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका साइज जो है वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो जो इसके देखो प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, ये प्रोटॉनों से बंधा हुआ होता है, तो कम अगर प्रोटॉन होंगे तो ये बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कम टाइटली बंध पाएगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा अगर प्रोटॉन है तो वो इसको ज़्यादा कस के खींचेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, इसको ज़्यादा हेल्डली बंद कर लेंगे, इसको ज़्यादा टाइटली बंद कर लेंगे। तो यही मेथड होता है। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, ठीक है। अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो साइज अपने आप थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो वो फोर्स लगाएगी, अगर बाहरी इलेक्ट्रॉन है जो उसको अपनी ओर खींचेगी तो साइज भी तो छोटा होगा। कोई भाई बाहर वाली चीज़ है तो उसको अगर ये अंदर वाली चीज़ खींचेगी तो साइज भी तो छोटा होगा। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि साइज छोटा बड़ा हो सकता है प्रोटॉनों की संख्या को लेकर, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा एटम का साइज कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट जो है ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल नया स्टार्ट हुआ है तो सपोर्ट मैं ज़रूरी है मांगना, ठीक है, वरना आप लोग तो भूल जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं और एक नई ट्रिक लेकर आऊँगा और कुछ वो भी पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड होगी, ठीक है। मैं ज़्यादातर वीडियो जो है वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही बनाता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।